बच्चों 12th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू है। ये मेरे पास भाग 1 का पीडीएफ निकाली हुई है मैंने, तो उसका ऊपर का पेज है। इसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ये देखिए लागू है। भाग 1 और भाग 2 इसकी 2 किताब आती है। फ़िलहाल भाग 1 के लिए हम शुरुआत करेंगे। और इसमें कुल 13 चैप्टर्स होते हैं सिलेबस में। पहला चैप्टर संबंध और फलन है, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा आव्यूह, चौथा सारणिक, पांचवा सातत्य तथा अवकलनीयता, छठा अवकलज के अनुप्रयोग और 7 चैप्टर आपके सेकंड बुक में है। तो कुल मिलाकर 13 चैप्टर हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 3 से पढ़ाऊँगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपके सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है। तो चैप्टर 3 की हम पीडीएफ पे जो मैंने प्रिंट निकलवाए हैं इससे शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम आव्यूह है। सबसे पहले मैं आपको आव्यूह बता देता हूँ। आव्यूह होता क्या है। आव्यूह ऐसे समझ सकते हैं जैसे इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राधा के पास 15 तो पुस्तकें हैं और 6 कलम हैं। फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएँ और 2 कलम हैं। सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएँ और 5 कलम हैं। तो हम इसको मैट्रिक्स विधि से हम इसको लिखा जा सकता है। इसको जैसे पुस्तिका और कलम, ऊपर पुस्तिका हेडिंग डल गया और कलम हेडिंग डल गया। इधर राधा, फौजिया और सिमरन, तो 15, 10, 3, 6, 2, 5। इस तरह से ये एक आव्यूह का शेप ले लेगा। तो आव्यूह क्या हुआ, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, तरीका है। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर हम राधा, फौजिया और सिमरन इसको ऊपर की जो टॉप मोस्ट हेडिंग्स हैं उनमें लिख दें और लेफ्ट मोस्ट में कॉलम में पुस्तिका और कलम लिख दें, तो आव्यूह ऐसे बन सकता है। तो 2 तरीके हो गए इसको लिखने के लिए। 15, 10, 13 कॉलम में आ गए या 15, 10, 13 रो में आ गए। हमेशा हम रेक्टेंगल ब्रैकेट ही यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा चैप्टर अपनी भाषा में इसको, अपनी राइटिंग में इसको बता देता हूँ आपको। ये देखिए, मैट्रिक्स को मैंने कुछ संख्याएं लिख रखी हैं, 2, 6, -10, 5, 0, 4, 1, -1, 3। हमेशा इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे अंग्रेजी के, स्मॉल अल्फ़ाबेट नहीं यूज करेंगे। इसमें 3 तो पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, और 3 इसमें स्तंभ हैं। तो इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। एक इसमें शब्द होता है ऑर्डर, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको कोटि। तो कोटि का अर्थ होता है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ कितने कितने हैं उसका ज्ञान दर्शाना। पंक्ति माने रो, स्तंभ माने कॉलम। तो इस जो मैंने मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिया था, इसमें 3 तो रो हैं और 3 ही इसमें कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर माने कोटि, वो 3/3 की होगी, क्योंकि पहली संख्या तो इसको पंक्ति को दर्शाएगी और दूसरी संख्या स्तंभ को दर्शाएगी। वैसे मैंने इसकी परिभाषा भी लिख के आपके लिए तैयारी करी हुई है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ये आयताकार शेप हो सकती है और इसमें संख्या भी आ सकती है या कोई फंक्शंस आ सकते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कहते हैं। और मैट्रिसेस जो इस चैप्टर का नाम था, जो आपका बुक में लिखा हुआ है मैट्रिसेस, ये प्लुरल फॉर्म हो गई इसकी। ठीक है। हिंदी में एक मैट्रिक्स के लिए आव्यूह शब्द लिखा जाता है। अब आते हैं हम आव्यूह के प्रकार। मैंने लिखा हुआ है पहले से ही पंक्ति आव्यूह। एक तो होता है पंक्ति आव्यूह, इसमें पंक्ति पंक्ति हो। पंक्ति का मतलब इसमें कॉलम में सिर्फ एक एक एलिमेंट हो, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, इसमें 2, -3 और 1। ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं हम स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ कॉलम कॉलम होगा, -5, 0, 1। ठीक है। एक प्रकार होता है इसका वर्ग आव्यूह।
वर्ग अवयव का मतलब इसको कह सकते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे 2 4 5 -1 0 3 -2 8 -7। इसमें जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ हैं। 3 पंक्ति हैं, इसमें 3 स्तंभ हैं। इसको माना मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको Q से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको R से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 4, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण से मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसमें विकर्ण पर ही एलिमेंट्स होंगे बस, 2 -3 4, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, मैंने इसको A से रिप्रेजेंट कर दिया। करेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट। इसको एक तरीका और है लिखने का, जैसे इसका इंग्लिश का इसका वो होता है अल्फ़ाबेट्स डायगोनल DIAG, तो उसी हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं DIAG, डायगोनल रेक्टेंगल में 2 -3 एंड 4। एक बात और ध्यान देने की है, इसमें डायगोनल इसको ही माना जाता है, डायगोनल इसको नहीं कहेंगे, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स में माना ही नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया, इसे I से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं I2 की बात करूं, I2 का मतलब होगा जिसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो जैसे 1 0 0 1, I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, I3 का मतलब है कि ये 3 रो और 3 कॉलम है। I2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो इस पर डायगोनल पर क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 ही आ सकता है। ठीक है, एक और हो सकता है इसमें स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। अदिश अवयव, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसमें एलिमेंट्स तो डायगोनल पर ही होंगे, वहाँ तो सिर्फ 1 1 ही था। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5 5 5, एलिमेंट सेम रहने चाहिए, बाकी तो एलिमेंट 0 ही रहेंगे। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी हुई। ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ कौन सी मैट्रिक्स भी हुई, अदिश अवयव, चूँकि इसमें एलिमेंट सेम है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, K 0 0 K मीन्स एनी एलिमेंट, लेकिन होगा इक्वल आपस में डायगोनल पर। ये 2/2 का है और ये 3/2 का है। ठीक है, एक इसमें होता है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स।
इसके शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। O2 2/2 के लिए इसके सारे एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 0 होंगे। O3 का मतलब सारे एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे और सारे ही 0 होंगे। ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। देखो जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ, आई माने जो पहले लिखा हुआ है वो पंक्ति, और जो J है जो दूसरी जगह लिखा हुआ है वो स्तंभ। ये लिखा हुआ है 1/2 मॉडुलस ऑफ I माइनस 3J द्वारा प्रदत्त है। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे इस टाइप से, ऐसे इसमें लिखा हुआ है ना 3 रो और 2 कॉलम, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो इसमें 3 तो पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। A11 का मतलब हो गया पहली पंक्ति पहले स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति है और पहले स्तंभ का है। A21 का मतलब ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। पहली संख्या रो को इंडिकेट करेगी और दूसरी संख्या कॉलम को। तो पहली, दूसरी, तीसरी, 3 तो रो हैं इसमें और 2 कॉलम है, इसलिए तो इसको कहा जाएगा 3/2, इसलिए हमने इस टाइप का इसमें इसको लिखा है। तो A3 का मतलब क्या हो गया? जिसमें 3 तो रो हैं और 1 कॉलम है। अब जैसे ये 2 है, इसका मतलब हुआ ये एलिमेंट ये वाला दूसरी पंक्ति का है और दूसरे स्तंभ का है। ये दूसरी पंक्ति हुई और ये दूसरा स्तंभ हुआ। तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब AIJ इसमें वैल्यू रखी है, जैसे A11 है तो हम 11 और AIJ की और 11 से कंपेयरिंग करेंगे। पहली संख्या I है तो पहली संख्या 1 होगी। अब यदि यहाँ पे A32 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे I कितना होगा? 3, क्योंकि पहले 3 लिखा हुआ है, पहले I है, तो ये तो I तो हो गया 3 और J हो गया 2। तो हमें सभी इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू निकालनी है। A11 है तो हम I की जगह 1 लिख दिया हमने और J की जगह 1, 3 गुणा 1 ये आ गया 1 - 3 - 2 -2 का मॉडुलस 2, 2/2 1। A12 I की जगह 1, J की जगह 2 रख दो, इसमें I की जगह 1, J की जगह 2। तो ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये डॉट नहीं है, नीचे को है ना, नीचे को जो बिंदी होती है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1 - 6 - 5 का मॉडुलस कितना हो गया? 5 बच 2। ठीक है ना। इसी तरह से A21 और इसी तरह से सारे एलिमेंट्स A32 तक निकाल लेंगे। और जहाँ जहाँ हमने वैल्यू लिखी थी A11, A12, A21, A22 और A31, A32, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस एक्सरसाइज में से, यदि इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आता है। ये मैंने आपको सब डिस्कस कर दिया है। स्तंभावयव जिसमें सिर्फ स्तंभ हो, पंक्तियावयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, वर्गावयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, विकर्णावयव जिसमें एलिमेंट सिर्फ विकर्ण पर ही होते हैं, विकर्ण यही माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। अदिशावयव जिसमें एलिमेंट्स इक्वल होंगे और डायगोनल पर ही होंगे। तत्समकावयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसे, I से रिप्रेजेंट करेंगे। ये I इसमें 1 का मतलब ये हो गया, इसमें एक पंक्ति एक स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तत्समकावयव हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, एक ही बात है। और पीछे जो थे हमारे अदिशावयव और विकर्णावयव, ये सब वर्गावयव होंगे। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता 3 पंक्ति हो जाएं और स्तंभ 2 ही रहें, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। तो ये विकर्ण भी और अदिश भी और तत्समकावयव भी, ये सब कैसे होते हैं? सब वर्गावयव होते हैं। शून्यावयव सीधा सीधा सभी एलिमेंट शून्य है। इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है इसमें 2 मैट्रिक्स इक्वल में दी हुई हैं।
और ए बी सी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही आसान है, x प्लस 3 को 0 के बराबर रख दो, ये हो गया x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -3। जो संख्या जिस जिस प्लेस पर है उससे कंपेयरिंग करनी है। b-3 बराबर 2b + 4, -21 बराबर -21 हो ही गया अपने आप ही। a-1 = -3, 2y - 7 = 3y - 2। तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको सोल्व करके ए बी सी और एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू पता पड़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से है एग्जाम्पल नंबर 5, 2a + b बराबर 4 आएगा और a - 2b बराबर -3 आएगा। तो ये जो दोनों समीकरण हैं इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सी और डी में जो है वो आपस में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सी और डी वाली इक्वेशन इन दोनों को कंपेयरिंग करने से बनी है। ए बी सी डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज मैं आपको फर्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ 3.1, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आव्यूह की कोटि का मतलब पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। इसमें कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो गया 3/4। मैं लिख नहीं रहा, इसमें 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हैं। अब अवयवों की संख्या 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, 3 × 4 12 होगा, लेकिन पढ़ेंगे 3/4। वैसे भी गिनोगे इनको तो 12 ही एलिमेंट आएंगे। अब देखते हैं इसमें A13 की वैल्यू कितनी होगी। A13 का मतलब है पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का। तो पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का, इसका आंसर हो गया सिर्फ 19। और देखते हैं, इसको देखें अगर A24 का मतलब क्या हो गया, दूसरी पहली संख्या पंक्ति, दूसरी संख्या स्तंभ। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में ले लें, और स्तंभ कौन सा हो गया, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो A24 का मतलब हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 12, ठीक है। और देखते हैं आगे, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है। तो इसमें सिर्फ आपको इसके फैक्टर्स कर लेंगे 24 के। जैसे 1 × 12, तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, 12 × 1, 1 × 24 तो 24 × 1, 2 × 12 या 12 × 2, 3 × 8 24, 3 × 8 3/8 कर सकते हैं, 8/3। ऐसे ही 4 से कर लेंगे, 4 6 जा और 6 4 जा, 5 से ये कट नहीं होता, 6 से करेंगे तो फिर ये रिपीट होने शुरू हो गए। तो हमारे पास इसके क्या क्या आंसर्स आएंगे, ये आ जाएंगे 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, और इनके रिवर्स जैसे 6/4 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये भी जैसे पीछे एग्जाम्पल समझाया था 4 5 उसके तरीके से हैं बिल्कुल। और ये कंपेयरिंग करने से ये सारे इक्वेशन सॉल्व होके ये आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है। a - b = -1, 2a - b = 0, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको आपस में हल कर लेंगे, LB के मान आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, पीछे भी पढ़ाया था, पंक्ति जितनी होती है उतने ही स्तंभ होते हैं। तो m = n, पहली संख्या पंक्ति को इंडिकेट करती है, दूसरी संख्या स्तंभ को, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, 3x + 7 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y + 1 = 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब मैं इसको लिख के बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका है 3.1, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जैसे ये 3/3 का है अवयव, तो इसमें एलिमेंट्स या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी प्लेस हैं, इसमें 9 प्लेस बैठेंगे। तो इसका आंसर होगा 2⁹, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 512। तो इसमें जो MCQ दिया हुआ है ना, तो 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कितनी संख्या होंगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, D, ठीक है। तो आप पहली एक्सरसाइज करें, उसके बाद में दूसरी वीडियो सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।